कि पहले प्रश्न देखेंगे हम जो कि देख रहे हैं और उसका उत्तर और उसके बाद में उससे संबंधित प्रमाण। प्रश्न क्रमांक 21, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को क्या घोषित किया है? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उत्तर पता है आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ एमपीपीएससी प्री करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 11, ठीक है। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20। वे बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदी थी वो तुरंत ही अपना ऐप निकालें और वहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया गया? भाषा अलग, भावार्थ वही। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन है मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और इस प्रश्न की व्याख्या जो दे रखी है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है, ठीक। दूसरा कथन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो वह होगा। अब आप सभी जानते हैं कि इसमें जो 3 कथन है इसमें से पहला और दूसरा कथन ही सत्य है। अब ये निश्चित मान लीजिए कि एज इट इज प्रश्न तो मिलना नहीं है, परंतु क्या इन 2 स्टेटमेंट को साबित करने वाले प्रश्न हमारे पास हैं? क्या वो सोर्स हैं? क्या वो प्रश्न आपने सॉल्व किए जिससे मिलकर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं? आइए देखते हैं। पहला साक्ष्य है, पहला प्रमाण, मैराथन सेगमेंट पेपर नंबर 99 और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4903। और अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो। अब ध्यान दीजिएगा, वेतन भत्तों की बात हो रही है और यहाँ पर वेतन भत्तों की बात कहाँ पर हो रही है? स्टेटमेंट 1 में। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन की बात हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके वेतन के बराबर होगा? आंसर आपको पता है, आंसर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपको यही मिलेगा देखने को। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो। निर्वाचन आयोग, हाँ जी, निर्वाचन आयोग, हाँ जी, वही जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के होते हैं। अगला प्रमाण, वही पेपर नंबर 99 मैराथन सेगमेंट का और क्वेश्चन नंबर है 4916। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है यह पदावधि के संदर्भ में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है, आंसर पता है आपको, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है। आंसर ये है, आपको मैराथन सेगमेंट में दिया गया था। इसकी व्याख्या, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, ठीक है। सीएजी का कार्यकाल, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। यानी कि इन 2 प्रश्नों के माध्यम से आप उन 2 स्टेटमेंट्स को सही कर सकते हैं, परंतु कुछ प्रमाण हमारे पास और हैं, जैसे कि एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2021, इसमें कमीशन या संवैधानिक संस्थाओं वाला जो पेपर बने थे टॉपिक वाइज, उस पे पेपर नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग। आप सभी जाइए और क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। ये तीसरा प्रमाण है संदर्भ में। निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु निम्न में से क्या है? निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, तो अगर आप प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो आप देखेंगे संविधान के भाग 15 के अनुसार कार्यकाल जो दे रखा है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक। फिर से पेपर नंबर 48 राष्ट्रीय और प्रादेशिक संस्थाएं, क्वेश्चन नंबर 82, मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से किस श्रेणी का अधिकारी होता है? भैया आंसर पता है हमें, यह उच्चतम न्यायालय के श्रेणी के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी का अधिकारी होता है, ठीक। वेतन भी उसी हिसाब से मिलेगा आपको। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम एफएलटी। ये 5वां प्रमाण बता रहा हूं इस प्रश्न के संदर्भ में। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 57 चेक करें
और क्वेश्चन नंबर देखिए 14, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन है वही वेतन है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, जो भी 2.5 लाख रुपए है, यही पूछा गया है। तो बच्चों ये वो प्रमाण है या ये वो प्रश्न पत्र। अच्छा एक और है भाई, अभी तो और देख लीजिए, पेपर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पर पदावधि के बारे में बात हुई है। तो ये लगभग 6 से 7 प्रमाण। अच्छा 8वां प्रमाण भी ले लीजिए भैया, 8वीं बार देख लीजिए, है तो बता ही देते हैं। FLT क्रमांक 22, क्वेश्चन नंबर अगर आप इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 67, भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। अब ये प्रश्न तो ये था, आंसर भी आपको पता है कि भैया जो प्रथम चुनाव आयुक्त हैं वो है VS रमा देवी। परंतु इस प्रश्न की डिटेल में अगर आप जाएंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त वेतन भत्ते शक्तियां एक समान है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। ये डिटेल है। 8वां प्रमाण देख लीजिए, FLT क्रमांक 62 और प्रश्न नंबर 94, भारत के निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। आंसर तो आपको पता ही है कि ये देंगे भारत के राष्ट्रपति को। और जब आप देखेंगे तो इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न को हमने कई प्रमाणों से साबित किया। लगभग 7 से 8 ऐसे प्रमाण हैं जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को हल करने के बाद इस प्रश्न का सही आंसर दिया होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वे बच्चे जिन्होंने इस टेसिस को खरीदा था, जिनके पास ऐप उपलब्ध है, आनंद सुपर नेट का ऐप उठाएं, टेस्ट पेपर निकालें और क्वेश्चन नंबर देखें। ठीक है, आपने CMS पे देखें, आपको मिलेगा। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी किसमें। अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको ये बता रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को छुट्टियां कौन दे सकता है, उसकी छुट्टी मंजूर कौन। अब ध्यान ये दीजिएगा आप लोग कि इस तरह का प्रश्न सोच पाना भी मुश्किल है, परंतु इस प्रश्न के कनोटेशन को नहीं, डिनोटेशन को समझना पड़ेगा। अर्थात मान लीजिए कि मैं किसी संस्थान का कर्मचारी हूँ, ठीक है, अब मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं किससे छुट्टी मांग सकता हूँ। इसका सीधा उत्तर वो है कि जो नियोक्ता है आपका, जिसने आपको उस पर पदस्थापना दी है। तो वस्तुतः प्रश्न का भावार्थ ये है कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि जो नियुक्ति करेगा अथॉरिटी उसी की होगी, वही उसको निकाल सकता है, वही उसको छुट्टी भी दे सकता है। क्या वित्त मंत्री नियुक्त करता है, क्या प्रधानमंत्री, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश? नहीं, आंसर पता है आपको, राष्ट्रपति। तो प्रश्न की भाषा ये है कि महालेखा परीक्षक CAG की छुट्टी कौन मंजूर करता है, नामंजूर करता है। और भाषा तो ये हो गई, परंतु भावार्थ क्या है, उस पर अथॉरिटी किसकी है। अथॉरिटी पता है आपको, राष्ट्रपति की। ठीक है, अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे जिनके माध्यम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम FLT क्रमांक 1, पहला ही पेपर हमारा, ठीक है, MPPSC प्री 2021 FLT फुल एंड टेस्ट पेपर नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 38। भारत के CAG कार्य करते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य कैसे करते हैं, इस पे बारे में बात हुई है। तो भारत का CAG लोक वित्त का संरक्षक होता है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बारे में बात हो रखी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैं ये लाइन आपको इसलिए हाईलाइटेड कर रहा हूं क्योंकि प्रश्न की भाषा यह है कि CAG पर अधिकारिता किसकी है। देखिए, वास्तविक अर्थों में तो प्रधानमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली है, परंतु यहां पर बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ऑन पेपर, ग्राउंड रियलिटीज की बात नहीं हो रही। राष्ट्रपति को तो हम कभी कभी रबड़ स्टाम्प भी बोल देते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में शक्तिशाली दिखाई देता है, परंतु सामान्य स्थितियों में बिल्कुल रबड़ स्टाम्प कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद कोई निर्णय कर ले तो उसको लगभग राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर जब प्रधानमंत्री या उसकी कैबिनेट का बहुमत लोकसभा में साबित ना होता हो या फिर उस पर संदेह की स्थितियां हो, खैर वहां पर जाना पर्याप्त नहीं है। तो जैसा प्रश्न का भाव था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर अथॉरिटी साबित करनी है, तो ये प्रश्न पहला ही ये प्रश्न है जो कि
FLT क्रमांक 1 से क्वेश्चन नंबर 38 से आपको साबित करता है कि CAG की नियुक्ति कौन कर रहा है, अथॉरिटी कौन धारण कर रहा है, राष्ट्रपति। इसी तरह से FLT क्रमांक 2, इस पे जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 34, के की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी। अब CAG ने अपनी रिपोर्ट किसको दी, राष्ट्रपति को। अब उस पर उचित कार्रवाई करने की जो अधिकारिता है, अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति CAG की जो रिपोर्ट है वो संसद में रखवाएगा और संसद क्या करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, CAG अपनी रिपोर्ट किसको सौंप रहा है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको कहाँ प्रस्तुत करवाएगा, सदन में। क्लियर है इतना। अगला पेपर FLT क्रमांक 6। FLT क्रमांक 6 में क्वेश्चन नंबर 41। अब ध्यान दीजिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से किस रीति से हटाया जा सकता है। अब हटाने की जब बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा कि हटाने के संदर्भ में भी राष्ट्रपति आएगा। जैसे संविधान के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जाता है। तो भैया जब हटाने की कार्रवाई पूरी होगी तो अंतिम जो सिग्नेचर है वो राष्ट्रपति के होंगे। CAG हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, जब उनको हटाने की कार्रवाई पूरी हो जाती है तो अंतिम जो ठप्पा है वह किसका लगने वाला है, वो राष्ट्रपति का मिलने वाला है। तो CAG की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और उसकी हटाने की कार्रवाई में अंतिम सिग्नेचर भी किसके होंगे, राष्ट्रपति के होंगे। अगला FLT देखते हैं हम, FLT क्रमांक 8। ठीक, प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 162, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। ये कैसी संस्था है, तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक संस्था है। और यहाँ पर फिर देखेंगे आर्टिकल 148 से लेकर 151 और यहाँ पर राष्ट्रपति की अधिकारिता आपको स्पष्ट होती नजर आएगी CAG के ऊपर। इसी तरह से FLT क्रमांक 31, कुल FLT हमने 70 बनाए थे, ठीक है, ये उन्हीं का क्रम है। तो FLT क्रमांक 31 क्वेश्चन नंबर 16, के की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी वही संसद आएगा और उससे पहले राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं अब और प्रश्न को देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह प्रश्न आपने 19 जून 2022 को देखा और इस प्रश्न का उत्तर है मूल क्षेत्राधिकार। वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालय की या संघीय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के बारे में प्रश्न था। तो अब हम देखते हैं कि किस टेस्ट पेपर से इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट MPPSC प्री टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 57 चेक करें आप। और क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। प्रश्न की भाषा अलग है, ध्यान दीजिएगा, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आंसर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित विवादों का समाधान करता है। नंबर 1, केंद्र व किसी राज्य के मध्य विवाद। नंबर 2, केंद्र व एक से अधिक राज्यों के समूह के मध्य विवाद। और नंबर 3, विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले विवाद। यह जो उत्तर है यह इस प्रश्न से निकलता है कि भैया संघीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि संघीय की इकाइयों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा, और ये संघीय न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। और इस प्रश्न से FLT क्रमांक, ध्यान दीजिएगा, FLT क्रमांक 57 के क्वेश्चन नंबर 14 से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे खुशी है कि अधिकांश बच्चों ने इसको सही भी किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। आपको पता है कि उत्तर है राज्यपाल। अब ये प्रश्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज में, पेपर नंबर 57 FLT का टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 पेपर नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन देखिएगा, बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में भारत में किस रूप में पदस्थ हैं। ये प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह हैं। प्रश्न की भाषा अलग है, व्याख्या देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न जो कि आपको देखना है, एक विवादित प्रश्न है जिसको लेकर
सिर्फ वोटेबल है, परंतु आपको पता है कि इसका उत्तर क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष भी होता है और नेता प्रतिपक्ष। कुछ लोग कहेंगे विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, तो इसीलिए संस्थान ने इसका आंसर ए और सी दोनों बताया। मेरे हिसाब से एमपीपीएससी भी इस प्रश्न का उत्तर दोनों ही मानने वाले हैं फाइनल आंसर शीट में। अब ये प्रश्न कहाँ से सॉल्व होगा? एमपीपीएससी प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 60 नंबर प्रश्न पत्र पे आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 86 मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होते? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, मध्य प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंसर आपको पता है, यह है डी। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ये तीनों शामिल होते हैं। ये प्रश्न अगर आपने किया है, ये डिटेल आपने देखी है, तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। CMS जब आप खोलेंगे तो ये प्रश्न आपको इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? आंसर तो पता ही है आपका, साबरमती आश्रम, परंतु ये तो अब पता है, एग्जाम के पहले आपको कहाँ मिलेगा? फिर से एमपीपीएससी की जो टारगेटेड टेस्ट सीरीज थी उसमें टॉपिक वाइज पेपर क्रमांक 9 में क्वेश्चन नंबर है 99। क्वेश्चन पढ़िए जरा, मैं इधर से हट जाता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। गांधी जी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक मानी गई? सर ये प्रश्न आपको कहाँ से मिलता जुलता लग रहा है? कोई बात नहीं, डिटेल देखिए। नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी सत्याग्रह कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आयोजित किया गया था। दूसरा, इसके तहत गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा था। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से दांडी तक। यंग इंडिया है, ठीक है। गांधी जी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक थी? नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। ठीक भैया, पहला सोर्स हो गया है, आगे बढ़ते हैं। FLT क्रमांक 32, टारगेटेड टेस्ट सीरीज की FLT क्रमांक 32, और इसमें क्वेश्चन नंबर है 32 ही। देखिए पेपर नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? आंसर है डी। हमें तो ये प्रश्न चाहिए नहीं, इसकी व्याख्या देखते हैं। और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से काम खत्म, 78 सहयोगी के साथ आगे बढ़े और दांडी पहुँचे और ये आंदोलन शुरू किया। दूसरा सोर्स बताया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सोर्स टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 99। गांधी जी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक मानी गई? आंसर आपको पता ही है, और साबरमती से दांडी तक की यात्रा का भी उल्लेख यहाँ पर हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये वो प्रमाण है जो आपको साबित कर रहे हैं कि भैया जो टेस्ट पेपर में से क्वेश्चंस थे उनको लगाया, जिन्होंने उसकी डिटेल्स पढ़ी उसके माध्यम से आप प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? आंसर पता है, लाला लाजपत राय, परंतु टेस्ट सीरीज में कहाँ मिलेगा? फिर से मैराथन सेगमेंट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए पेपर नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 773। प्रश्न था कि किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई? आंसर है लाला लाजपत राय। इस प्रश्न की व्याख्या देखनी है आपको, और जब इसकी व्याख्या देखेंगे तो चौथे ही बिंदु पे लिखा हुआ है कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी थी। हाँ जी, किसे पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त थी? किसे पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त थी? पंजाब केसरी, हाँ जी, पंजाब केसरी हमारे लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ये सब पढ़ते रहिएगा, है ना बेटा। ठीक, पहला प्रमाण हो गया है। अगले प्रमाण पे चलते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 टारगेटेड टेस्ट सीरीज आधुनिक भारत का इतिहास, टेस्ट नंबर 11, और टेस्ट नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 की जब डिटेलिंग में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा है। ठीक भैया, प्रमाण क्रमांक 3 पे आ जाते हैं।
FLT फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 52, पेपर नंबर 52, क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 83। ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा प्रश्न है, किस गर्म दलीय कांग्रेसी नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों के संदर्भ में कहा था कि यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है? ये प्रश्न, थोड़ी बहुत भाषा बदली, प्रश्न पूरा का पूरा वही है, आंसर मिलेगा लाला लाजपत राय। और इस 83 क्वेश्चन की अगर आप डिटेल देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहाँ है, किसने? लाला लाजपत राय। प्रमाण क्रमांक 5, MPPSC प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज, पेपर नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो इसकी डिटेलिंग में आपको यही बात देखने को मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? यह प्रश्न 19 जून 2022 को देखा आपने। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, परंतु ये तो आज पता है। परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि MPPSC 2021 की जो अपग्रेडेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी, उसका पेपर नंबर 11, जिसको हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बोल रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें क्वेश्चन नंबर अगर आप 29 देखेंगे तो इस 29 नंबर क्वेश्चन की जो व्याख्या है, जो कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में थी, उसको अगर आप उठाएंगे, मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग ऐप पर जाएं और खोलें, और वहाँ पर आपको दिखाई देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री एवं देशी रियासतें। ये जो अंतरिम सरकार का पोर्टफोलियो था कि कौन सा विभाग कौन सा मंत्री देगा, ये पूरी डिटेलिंग दे रखी थी। तो ये पहला प्रमाण है जिससे आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे। किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा जो है वो ध्यान दीजिएगा, दूसरा है टारगेटेड टेस्ट सीरीज, पेपर नंबर 53, और पेपर नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर गठित राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में देशी रियासत संबंधी कार्यों का विभाग किसे सौंपा गया था? ये डायरेक्ट प्रश्न है बच्चों, भाषा थोड़ी सी अलग है बस। आंसर आपको मिलेगा वल्लभ भाई पटेल। आंसर देख लीजिए, वल्लभ भाई पटेल। 94 की व्याख्या देखें, इस राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में देशी रियासतों संबंधी कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। यहाँ तो कोई समस्या नहीं किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? आप सभी जानते हैं कि रणजीत सिंह का संबंध शुकर चकिया मिसल से था, बहुत अच्छी बात है। और शुकर चकिया मिसल के संदर्भ में अब ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा आपको? टॉपिक वाइज टेस्ट क्रमांक 7 भारतीय इतिहास, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। सीधा का सीधा प्रश्न है, उठाइए अभी चेक करिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रामगढ़िया मिसल, शुकर चकिया मिसल, संधावालिया मिसल या रामगठिया मिसल? आंसर पता ही है आपको, शुकर चकिया मिसल। और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो पहले ही लाइन लिखी गई थी कि रणजीत सिंह का जन्म शुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पर 13 नवंबर 1780 में हुआ था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? आंसर मिलेगा आपको शुकर चकिया मिसल से। महासिंह थे, फिर यहाँ पर आगे आता है। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि रणजीत सिंह के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संधि जिसको कहते हैं अमृतसर की संधि 1809, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश और पंजाब के मध्य, या कहें कि रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण हो जाता है। और इसी निर्धारण का पालन बाद में नहीं होता है। रणजीत सिंह की जब तक वो जिंदा है तब तक तो ये संधि चलती रहती। जैसे ही रणजीत सिंह समाप्त होता है तो अंग्रेज समय देखकर सिख साम्राज्य को समाप्त कर देते हैं। एक व्यक्ति है विक्टर जॉकमा, ये रणजीत सिंह की तुलना किससे करता है? नेपोलियन बोनापार्ट से। ध्यान रखिए, रणजीत सिंह उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में है टिपू सुल्तान। ये ऐसे दो शासक रहे हैं जिन्होंने भारत में यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना का महत्व समझा और अपनी सेना में उन प्रशिक्षण को लागू किया। ठीक है, विक्टर जॉकमा रणजीत सिंह की सेना को एशिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना बताता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। तो अब तक हमने लगभग 30 प्रश्न देख लिए हैं जो कि लगभग प्रत्यक्ष रूप से सॉल्व किए जा सकते थे 19 जून 2022 के एग्जाम में। हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना।
चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।